मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो वर्तमान में कई लोगों के साथ समस्या है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है और धारा 498A की उनकी पत्नी के द्वारा रिपोर्ट लिखा दी जाती है। तो इस धारा 498A आईपीसी में किस तरह की प्रक्रिया न्यायालय में अपनाई जाती है, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से कृपया वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आए। तो आप अब शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को, इसे देखें। धारा 498A का पूरा प्रोसेस क्या होता है इस बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जैसे ही कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उस महिला के द्वारा जाकर महिला सेल में इसकी शिकायत करा दी जाती है। वहां से पति पक्ष, उसके माँ बाप, उसकी जो ननद है या देवर है, इनके खिलाफ अगर रिपोर्ट लिखाई गई है तो नोटिस इशू होता है। महिला सेल में आपको बुलाया जाता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। मैंने अलग से भी इसमें वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर आप जो वस्तु स्थिति है वो बता सकते हैं। महिला कई बार दहेज की, क्रुएल्टी की, सामान वापस नहीं देने की शिकायत करती है और अपने माँ बाप के घर पर जाकर बैठ जाती है। तो वहाँ पर मीडिएशन वो कराते हैं, दोनों पक्षों के बयान वगैरह लेते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं। आप वहाँ उपस्थित होइए, बिना भय के जाइए, क्योंकि उनको कोई केस रजिस्ट्रेशन करने या आपको अरेस्ट करने का पावर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्थिति आती है, आप अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो वो एफआईआर वगैरह के लिए भेज देते हैं। मान लीजिए एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हो गई है, तो अब आपको क्या करना है इसके लिए मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आपके खिलाफ ऐसा लगता है आपको कि आपके को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आप एंटीसिपेटरी बेल सेशंस से या हाईकोर्ट से ले सकते हैं, अगर सॉलिड आपके पास ग्राउंड है। तो आप पर्सनल एडवाइस में अपना समय न खराब करते हुए और मैटर को सेटल अगर हो जाता है, सो फार सो गुड। एफआईआर अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है तो सेशन से हाईकोर्ट से जमानत ले लें। 154 सीआरपीसी की आपको अगर वो होता है तो कॉपी आपको मिलेगी, आप ले सकते हैं उसकी कॉपी। और सीआरपीसी 438 में एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत आप सेशन से हाईकोर्ट से जिन जिन के भी खिलाफ रिपोर्ट हुई है वो करा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से। अग्रिम जमानत होने के बाद अगर सीरियस एलिगेशन दिए गए हैं, 7 साल से कम की सजा है, तो मोस्टली हाईकोर्ट उसमें एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। और या आप एफआईआर क्वैश के लिए भी धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन पत्र लगा सकते हैं हाईकोर्ट के अधीन, इनहेरेंट पावर्स के अधीन। इसके बाद मान लीजिए अगर आप ये सब हो गया और आपके खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, दोनों पक्षों के बयान लेगी। धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें बयान लिए जाते हैं। इन बयानों का, पुलिस के बयानों का कोई महत्व नहीं रहता है। और मान लीजिए आपके खिलाफ कोई एलिगेशन प्रूव नहीं है, तो या तो खात्मा उसमें लग जाएगा, क्लोजर रिपोर्ट, या चार्जशीट पेश हो जाएगी। चार्जशीट पेश होने के बाद आप कोर्ट से जब आपको उपस्थिति के लिए आता है, आपको उपस्थित होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बयान का जैसा मैंने बताया 161 की कोई वैल्यू नहीं है। और आप वहाँ जब जाएंगे तो आप अपने वही जमानत मुचलके वगैरह करा सकते हैं, अपने अधिवक्ता को खड़ा करेंगे, आपको चार्जशीट की कॉपी, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दिलाई जाएगी। नेचुरल जस्टिस के तहत आपको अपने बचाव का अवसर रहेगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, किसी भी पक्ष को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा। जनरली होता क्या है, अभी तक जो प्राय प्रैक्टिस में देखा गया है कि महिला पति के अलावा अन्य लोगों के, रिश्तेदारों के, दूर दूर का जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनके खिलाफ भी कई बार रिपोर्ट दर्ज करा देती है। ऐसी स्थिति में वो परेशानी में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप सीआरपीसी 207 की कंप्लायंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अपने अधिवक्ता को खड़ा कीजिए, पूरे केस को बताइए, सारी स्थिति को बताइए। निश्चित तौर पर वो आपका सही ढंग से न्यायालय में बचाव करेंगे। इसके बाद कोर्ट उस मामले में जब चार्जशीट पेश हो गई है तो नेक्स्ट स्टेज में संज्ञान यानी कॉग्निजेंस लेने के लिए दोनों पक्षों को सुनेगी। संज्ञान मजिस्ट्रेट लेता है और मजिस्ट्रेट संज्ञान जब लेगा तो उसके अंदर उसको आप कॉग्निजेंस के पहले भी अगर 482 में क्वैश करा लाते हैं तो उसकी कॉपी आप पेश कर सकते हैं। वो कार्यवाही या तो वहीं समाप्त हो जाएगी या फर्दर वो पूछेंगे आपसे कि आपके खिलाफ ये चार्ज फ्रेमिंग है, आपने इस तारीख को क्या ऐसा अपराध किया है, आपको आरोप सुनाया जाएगा, क्या आपने दहेज की मांग की है या स्त्री धन इनका वापस नहीं किया है। जैसी भी स्थिति हो वकील साहब से पूछकर आप उसमें डिफेंस अपना रख सकते हैं। तो और साथ में उसी समय चार्ज फ्रेमिंग के समय चाहें तो एक डिस्चार्ज की, उन्मोचन की भी आवेदन लगा सकते हैं कि हमको उन्मोचित किया जाए। प्राइमा फेसी कोई मामला बनता नहीं है हमारे खिलाफ, तो आपको उन्मोचित भी, अगर मजिस्ट्रेट जनरली वो चार्ज लगा ही देते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते हैं। इसके बाद है
प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज। बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। यह अभियोजन पर मामला सिद्ध करने का भार रहता है। स्त्री पक्ष की तरफ से वो बयान कराते हैं, उस महिला जिसने शिकायत की है उसके जो भी गवाह हैं, कब सामान दिया, क्या दिया, स्त्रीधन दिया, वापस नहीं किया, क्या डिस्प्यूट है, तो वो पूरे अपने ऑफेंस के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ आपको आपके बयान कराएंगे। और इसके बाद प्रोसिक्यूशन की पूरी जब एविडेंस हो जाएगी तो डिफेंस को मौका दिया जाता है। डिफेंस यानी बचाव, एक्यूज साइड। इसमें आपके वकील साहब जैसा बताएं आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद न्यायालय धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत एक्यूज स्टेटमेंट लेता है। आपका बयान लिया जाएगा, पूछा जाएगा ये फला गवाह का आपके खिलाफ ये कहना है, आपको क्या कहना है। इस तरह के मुलजिम बयान न्यायालय रिकॉर्ड करती है सभी गवाहों के कथनों के आधार पर, और आप फिर अपना डिफेंस दे सकते हैं। बचाव में आप जिसको भी अपनी लिस्ट दे सकते हैं। 498 आईपीसी का आपने ऑफेंस नहीं किया है, ऐसा अभियुक्त की ओर से ये बचाव लिया जाता है, तो आप अपने जो भी बचाव साक्षी हैं उनको भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट की, अंतिम तर्क। दोनों पक्षों के वकीलों को मौखिक या लिखित रूप से सुना जाता है। मौखिक या लिखित तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिजर्व फॉर ऑर्डर हो जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का आ जाता है। कोर्ट ने अपराध प्रमाणित पाया, नहीं पाया तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा, एक्विटल, या तो कन्विक्शन होगा तो आपको सजा होगी, या बरी कर दिया जाएगा। आपको ओपन न्यायालय में जजमेंट सुनाया जाएगा। 30 दिवस में आप अपील करके और अपने इस जो भी ऑफेंस में आपको सजा हुई है उसमें स्टे ला सकते हैं, स्थगन ला सकते हैं ऊपर के न्यायालय से। तो इस तरह मैंने ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई। कई व्यक्तियों के जीवन में आजकल ये मैट्रिमोनियल समस्या आ रही है। शादी होते ही शुरू के 2-3 साल में मतभेद बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों परिवार अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। कभी ऐसी स्थिति आए तो अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में केस कंटेस्ट आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा? मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज भिन्न भिन्न समस्याओं के संबंध में आपको सरल भाषा में कानूनी ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चनाज आरटीएफ के नाम से। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं। नमस्कार।